देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम गांधी दर्शन में। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर स्वच्छता के प्रभाव के विषय में। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य का हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छे स्वास्थ्य से हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है और जब बात स्वास्थ्य की आती है तो स्वच्छता भी उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। स्वच्छता के अभाव में हमें बहुत से खतरे होने का भय रहता है, हमें बहुत सी बीमारियां होने का भय रहता है और स्वच्छता हमारे लिए उस समय बहुत ही ज्यादा अनमोल हो जाती है। तभी हम एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ नगर निगम शिमला से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चेतन चौहान जी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चेतन। धन्यवाद डिम्पल जी, आपने जो इस इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद जी। डॉक्टर चेतन, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दोनों का आपस में किस तरह से एक अहम रिश्ता है और कैसे ये इसमें से किसी भी एक चीज की जो कमी है वो दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी जी के लिए स्वच्छता एक सर्वप्रिय विषय रहा है जी। और इसी के लिए लेकर 1916 में उन्होंने स्वच्छता के ऊपर अपना पहला भाषण भी दिया था। अब स्वच्छता जो है, अगर स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छता आपकी एक आंतरिक स्वच्छता है और एक आपकी बाहर की, आपके आस पड़ोस की बाहर की सुरक्षा है, स्वच्छता है। आंतरिक जो आपकी स्वच्छता है, हम सब अपनी आंतरिक स्वच्छता में हम निपुण हैं, हम सब अपनी आंतरिक उसके ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपनी जो आसपास में फैल रही गंदगी है उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसमें जो है, देखिए, अगर आप जैसे हम बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके आसपास सफाई रहेगी, तो आप जो है स्वस्थ मनोदशा आपकी बनी रहेगी और अगर स्वस्थ मनोदशा बनी रहेगी उसी से आपका एक स्वस्थ चरित्र का निर्माण हो पाएगा और स्वस्थ चरित्र का निर्माण होगा तो आपका एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकते हैं। जी, आपने बात की हमारी आंतरिक और बाहरी जो हमारी स्वच्छता है उसकी बात की कि किस तरह से ये हमारा मानसिक और शारीरिक विकास करती है। आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो वो किस तरह से महत्वपूर्ण रहती है किसी भी व्यक्ति के लिए। डिम्पल जी, जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वो हमारी एक ऐसी बेसिक नीड है जो एक, हम जैसे सुबह उठते हैं तो ये सुबह ही शुरू हो जाती है हमारी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता। शौच जाना और अपने आप स्नान लेना, अपने आप को साफ रखना, ये हम जो सुबह ही शुरू कर देते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, इसमें आपका जो आंतरिक स्वच्छता को मैं आपके बाहरी स्वच्छता के साथ जोड़ना चाहूंगा। इसमें हम सुबह शौच जाते हैं और साथ में जो है हमारा जैसे आसपास की जगह अगर ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच करने से मुक्त रहेगा तो इससे हमारी काफी बीमारियां जो है बहुत हद तक खत्म हो जाती हैं। जैसे डायरिया, हैजा हो गया, जॉन्डिस है, ये काफी ऐसी मतलब भयंकर बीमारियां हैं जिससे बचा जा सकता है। जी, आपने बीमारियों की बात की और बताया कि किस तरह से अगर खुले में शौच किया जाए या अन्य किस तरह की हम गंदगी फैलाते हैं तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है डॉक्टर साहब इस तरह से यदि अगर हम स्वच्छता का ध्यान ना रखें और उसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हैजा, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया। यदि आपके घर के आसपास ओपन खड़े हुए पानी की जगह है उसमें मलेरिया के मच्छर पनप सकते हैं, तो ऐसी भयंकर बीमारियों से बचा जा सकता है यदि आप स्वच्छ रहें जी। और पानी शुद्ध पिए, ये सब चीजें हैं इसमें। जी, किन किन बिंदुओं का हम और ध्यान रख सकते हैं डॉक्टर साहब कि जिससे जो है बीमारियों का खतरा जो है वो कम हो। ये जो बीमारियां हैं, जो ये जानलेवा बीमारियां हैं, ये हम तक पहुंच ही ना पाए। हम ऐसा क्या प्रयास करें, एक आम जो व्यक्ति है वो क्या प्रयास कर सकता है जिससे जो ये बीमारियां हैं उससे काफी दूर रहे। अभी जैसे कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है तो इसमें हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। जी। हमें एक, जैसे कोरोना के लिए मैं बात करूं तो एक पर्सनल हाइजीन वो हमें बहुत उपयोगी
संक्रमण दूसरे को जा सकता है, ताकि वो वहाँ पे रुक जाए। इसलिए हम मास्क पहने और किसी से अपना जो व्यवहार है उसमें थोड़ी सी शालीनता लेके आए और हाथ से हाथ ना मिलाते हुए और एक से दूसरे से दूरी बना के रखें। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर काफी गंभीर इम्पैक्ट कर सकते हैं इससे हम। और जैसे स्वच्छता की बात है, अपने हम यदि खुले में शौच ना करें तो उससे काफी बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। और साथ में ही घर में जो ये स्वच्छता का जो सबसे पहले जो आपका जो कूड़ा कचरा है, जो हर एक घर में जो है कूड़ा कचरा सबके घर में होता है, वहीं से सबसे पहले जनरेट होना शुरू होता है। वहीं से अगर कूड़े कचरे को यदि हम सही ढंग से उसका निवारण करें तो हम काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि हम उसी कूड़े कचरे को अपनी सड़कों पर, अपने पहाड़ियों पे, अपने नदी नालों में उसका बहाएंगे तो उससे बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है। क्योंकि उस कुछ अब कूड़े की बात करते हैं, कचरे की बात करते हैं, कूड़ा कचरा भी काफी प्रकार का होता है, जिसमें एक जैविक और अजैविक हो गया। अब जैविक जो कूड़ा है, वो जैविक कूड़ा जो है फर्मेंटेशन हो सकती है, वो सड़ जाता है, उससे उसमें काफी मक्खियां मच्छर उसमें पनपते हैं। यही मक्खियां अगर आपके घर के आसपास होगी, ये आपके परिवार के लिए एक बीमारियों का न्योता होगा। इसी तरह से आपके पास जो अजैविक कचरा है, अजैविक कचरा जो है हम अपने नदी नालों में, प्लास्टिक में, कुरकुरे चिप्स के पैकेट में, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को हम नदी नालों में फेंक रहे हैं, अपने पहाड़ियों पे फेंक रहे हैं। उससे हमारी जो उपजाऊ शक्ति है हमारी मिट्टी की, वो भी खत्म होती जा रही है। जी, तो ये बहुत जरूरी है हम सभी को समझना कि किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर तो प्रभाव डाल ही रही है, मुझे लगता है साथ ही साथ पर्यावरण पे भी बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। जिस तरह से आपने कहा कि जो फर्टिलिटी है, जमीन की जो उपजाऊपन है वो खत्म हो रहा है, और पानी हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गंदा होता जा रहा है, नदी नालों में वो बह के जाता है सारा कूड़ा, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है हमें पानी से होने वाले रोग पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कोरोना की बात की कि कोरोना के समय में लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं इस चीज को लेकर, तो क्या बदलाव आप देखते हैं? आप नगर निगम शिमला में कार्यरत हैं, आपका लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, तो किस तरह का बदलाव देखते हैं लोगों के नजरिए में? इस कोरोना काल में हमारे को इस बीमारी ने काफी हद तक कुछ चीजें हम सिखाई हुई हैं। उसमें सबसे प्रमुख है अपने आप को स्वच्छ रखना और अपने आसपास की जगहों को भी स्वच्छ रखना। ये मैंने इस नगर निगम में कार्यरत होते हुए जितने टाइम से हूँ, तब से मैंने देखा है कि लोग काफी जागरूक हो गए हैं अपने कूड़े कचरे को लेकर। वो हमने जैसे शिमला में सूखा और गीला कचरा हम अलग अलग दिनों में उठाते हैं। सोमवार को हम गीला कचरा उठाते हैं, मंगलवार को सूखा कचरा उठाते हैं। इसी तरह अल्टरनेट डेज के ऊपर हम अगले 4-5 दिन तक हम इस तरह से कूड़ा का सेग्रीगेशन किया जाता है। और मैं यही है कि काफी हद तक हमारे जो शिमला वासी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने काफी इसमें हमारे को प्रोत्साहित भी किया है और काफी इसमें अपना बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा भी लिया है इसमें। और ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो कूड़ा है वो घर से ही अगर हम सेग्रीगेट करना शुरू कर दें, तो इस कूड़े को जो कूड़ा ना समझ के आने वाले टाइम में ये एक सोने की खदान की तरह है ये। अब इसमें जो है काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इस गार्बेज कलेक्शन में आ चुकी हैं, क्योंकि अब हम सबको समझ आ गया है कि इस कूड़े कचरे को जो हम फेंक देते हैं, इस कूड़े कचरे से हम काफी एनर्जी विद्युतीकरण किया जा सकता है, इससे काफी बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और काफी चीजें हम प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके हम अपने पर्यावरण में हो रहे नुकसान को भी हम बचा सकते हैं। अब शिमला की बात करूं तो हमने ये गीला और सूखा कचरे का जो हमने प्रावधान किया था, वो इस कारण किया था कि जो हमारा गीला कचरा है, जिसमें आपके घर का जो खाना बच जाता है, आपके सब्जियों और फलों के छिलके हैं वो आ गए, या फिर आपके मांस मदन के जो छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, इन सबको जो है हमारे STP है यहाँ पे बायोगैस प्लांट्स है, जहाँ पे उनको हम उससे गैस उत्पादन की जा सकती है उससे। और वही आपके जो आपका कुछ ऐसा कचरा है जो रिसाइक्लेबल नहीं है, जिसको
जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, जैसे आपके कुरकुरे के पैकेट्स हो गए, चिप्स के पैकेट्स हो गए, इनको जो है आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो इसका हम जो है अपने हम प्लांट के ऊपर जहाँ पे हमारा सारा कूड़ा इकट्ठा होता है वहां पे लेके जाके इससे हम गैसिफिकेशन टेक्निक से हम इसमें से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यही एक हमारे पास, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनको एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। कोयले से बिजली बनती थी, हम वो भी, कोयला भी एक कगार तक अब खत्म हो गया। अब आने वाले टाइम में ये कूड़ा ही है जो हमें किसी न किसी तरह से ईंधन में इसका उपयोग करके इससे बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। जी, एक बहुत ही अच्छी पहल है कि इससे जो है एनर्जी उत्पन्न की जा रही है, और साथ ही साथ ये हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालेगा। जब पर्यावरण दूषित नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको जो शहर के लोग हैं उनका कैसा सहयोग मिलता है? क्या आपको बार बार अपील करनी पड़ती है? किस तरह से जो आपने दिन निर्धारित किए हैं कि एक दिन जो है गीला जो कूड़ा है वो लिया जाएगा और एक दिन सूखा, तो किस तरह का सहयोग मिलता है आम लोगों का? आम जनता से हमें सहयोग मिल रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी और भी आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कूड़े की तरह ही ट्रीट करते हैं, बल्कि हमारे को इसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये गोल्ड माइन है। अब यही इसी पे बात करें तो यदि जो हमारे को लोगों से प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन अपील करने की अभी भी काफी आवश्यकता है, और हम समय समय पर रहते हैं नगर निगम की वजह से की तरफ से हम काफी अपील भी करते हैं। इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा हमारे लोगों के लिए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वच्छता के साथ दूसरों की स्वच्छता के लिए संवेदनशील नहीं होगा तो उस स्वच्छता का जो है महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, हम अपना घर साफ कर लेंगे और कूड़ा जो है दूसरे के घर के सामने हम इकट्ठा फेंक देंगे, तो ये अगर ऐसा लोग करने लगेंगे तो एक तरह से जो है हम अपनी आंतरिक स्वच्छता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हम अपने वातावरण को हम अस्वच्छ कर रहे हैं, अपने समाज को स्वच्छ कर रहे हैं और एक अस्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि कूड़े को जो है कूड़े का नजरिया ना देके इसको आप उसी तरह देखें कि इससे भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, इससे बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है। आने वाले टाइम में इसको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज जैसे अगर बात की जाए तो बड़े बड़े सीमेंट कंपनीज है जिनका टाई अप हमारे पास हुआ है, तो उनको यही कूड़ा जो है हम RDF या MRF के बेस में हम उनको देते हैं, और वहां पे वो जो कोयले से अपनी मशीनरी को चलाने के लिए कोयला इस्तेमाल करते, तो वही ये RDF का मटेरियल जो है ड्राई करके वहां पे ये यूज किया जा रहा है, और उसी से आज इसी कूड़े को ईंधन बनाकर वो बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री जो प्लांट्स है वो इस कूड़े कचरे के ऊपर चल रही है आज। जी, यदि हम, जैसे कि आपने बात की कि किस तरह से एनर्जी उत्पन्न की जा रही है, इसे एज ए एनर्जी सोर्स लिया जा रहा है, जो बाकी कूड़ा है उसे एक सुरक्षित कूड़े के तौर पर, मतलब उसका जो निपटारा है वो अच्छे से किया जाए, ये कितना जरूरी है? क्योंकि अगर कूड़े का निपटारा अच्छे से नहीं होगा तो और ज्यादा गंदगी फैलती जाएगी, तो ये कितना जरूरी है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि कूड़ा जनरेट करने से लेकर उसे सेग्रीगेट करना, ये तो हम सब आपकी और हमारी समाज की आपस की मिलजुल के हमारे को ये करना है, लेकिन उसका निपटारा किस तरह से करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम पूरे शहर से कूड़ा इकट्ठा करें और उसका निपटारा ढंग से ना करें तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता, वो भी एक तरह से बीमारियों को होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास काफी नगर निगम में जो है ऐसे कूड़े को निपटारा करने के लिए काफी बड़े बड़े प्लांट्स बने हैं जहाँ पे MRF वेस्ट जनरेट किया जाता है, उसको RDF की तरह बनाया जाता है, और उसमें जो आपका जो रिसाइकलेबल जो उसमें आपका वेस्ट है उसको उन्हीं कंपनियों को वापस किया जाता है, क्योंकि काफी बड़ी कंपनीज हैं जो काफी विश्व स्तर पे विख्यात है कंपनीज, तो वो उनको CSR एक्टिविटी के तहत उनको ये कूड़ा वापस भी लेना होता है, तो वो किसी और थर्ड पार्टी से वो एक कूड़ा एकत्रित करती है, वो हमारे पास आते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर प्लास्टिक की पानी पीने की बोतल्स है, अब एक कंपनी वो पानी की प्लास्टिक की बोतल में आपको पीने का पानी तो प्रदान कर
लेकिन ये उन्हीं कंपनियों का दायित्व है कि वो CSR के तहत वो अपनी प्लास्टिक बोतल को रीयूज करने के लिए वो वापस भी ले। तो इस तरह का प्रावधान काफी आया है, यहाँ हद तक आया है, और हम काफी चीजें इसमें रिसाइकल भी कर रहे हैं। तो अभी आपको हम कुछ ऐसा कचरा जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, उससे हम ईंधन और ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। जो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स हैं हम उनको रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। जी, तो इस तरह से यदि कंपनीज खुद आगे आएंगी तो हो सकता है कि इस पे पर्यावरण का भी, जो पर्यावरण पे एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो भी रुक जाए। जी, आज के टाइम में एक स्वच्छता, जैसे मैंने कहा, आंतरिक स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इसमें अब बड़ी बड़ी कंपनीज भी उतर चुकी हैं ताकि हम अपने आसपास हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके, हमारी भूमि को बंजर होने से बचाया जा सके। तो काफी बड़ी कंपनीज इसमें अपने ही जो उन्होंने उत्पादन का तैयार किया है, उस अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो रॉ मटेरियल उन्होंने यूज किया है, जो डब्बा उन्होंने यूज किया है, चाहे वो प्लास्टिक का है या वो टेट्रा पैक है, तो ये उन कंपनियों ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया है कि वो इसको वापस भी लेंगे, और जहां तक हो सकता है अगर वो रीयूज किया जा सकता है उसको रीयूज किया जा सकता है। और जैसे हमारे को यहाँ पे एक कंपनी थी जो टेट्रा पैक बनाती थी, उसी कंपनी ने उसी टेट्रा पैक के डब्बों से एक गत्ता बनाना शुरू किया है जो एक प्लाईवुड की तरह है। उस प्लाईवुड से जो है काफी आप मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा सकते हैं, स्कूल में बेंचेस तैयार किए जा सकते हैं, कुर्सियां बैठने के लिए तैयार की जा सकती है, और यहाँ तक कि जो हमारे गुमटी वगैरह छोटी चीजें हैं जो आपको परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वहां पे इस तरह का बोर्ड यूज किया जा सकता है। और यही रॉ मटेरियल जो है, हमने एक फ्रूटी पी, उसका जो टेट्रा पैक है उसको हमने फेंक दिया, उसी को कंपनी ने लिया और उसी से वो गत्ता बना दिया, वो बोर्ड बना दिया, जैसे प्लाईवुड होता है उसी तरह से वो प्लाईवुड होता है। जी, इस तरह से रीयूज करके जो है चीज को फिर से यूज भी कर दिया और पर्यावरण को भी बचा दिया, और आखिरकार उसका मानव के स्वास्थ्य पर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने रिसाइकिल की बात की, आपसे जानना चाहेंगे कि रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस, ये हम हमेशा से सुनते आते हैं, स्कूल में बच्चों को बार बार पढ़ाया जाता है, तो इस समय में ये कितना महत्वपूर्ण है? रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, ये जैसे तीन चीजें हैं, ये अपने आप में ही बताती है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम रिसाइकिल करेंगे, उसको रीयूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपने पर्यावरण पे जो कूड़े कचरे का जो बोझ पड़ रहा है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो इसमें यही है कि जितना हम इसको अपने आचरण में ला सकते हैं, अब आचरण की बात करें तो एक स्वच्छ रहना जो है हमारा एक बचपन से ही हमारे आचरण में है, लेकिन उसको डेवलप करना है हमें। एक बच्चा यदि पेशाब कर देता है डायपर में या फिर कपड़ों में पेशाब कर देता है, तो वो भी रोता है, क्योंकि वो भी स्वच्छता में रहना चाहता है। वो अभी एक बिल्कुल उसे अभी जस्ट पैदा ही हुआ है, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं है स्वच्छता का। लेकिन हर व्यक्ति, हर जानवर, हर किसी को जो है स्वच्छता में रहना है, और ये हमारे आचरण में है, ये हमारे बस उस आचरण में हमारा उसको और डेवलप करना है। तो ये चीज है इसमें। जी, जैसे आपने कहा कि बच्चा पैदा होने के समय से ही वो ये समझना शुरू कर देता है कि स्वच्छता उसके लिए क्या है। तो ऐसे में यदि विद्यालय में जो बच्चे हैं, अगर स्कूल में ही उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए तो वो कितनी महत्वपूर्ण रहती है? बिल्कुल जी, इसमें जो है अगर स्कूल में ही हम स्वच्छता के ऊपर पाठ पढ़ाना शुरू कर दें तो इसका आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आचरण की जब बात की तो स्कूल में जो है आचरण को हम और डेवलप किया जा सकता है, और ऐसे काफी हद तक जो है हमारी किताबों में है रिसाइकल, रीयूज के लिए काफी प्रोत्साहित भी किया है, लेकिन और इसमें आवश्यकता है, और पाठ्यक्रम में इसको मेन उसमें रखा जाए तो ये भारत जो है, देश जो है, हम कचरा काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। हम अपने आसपास और अपने पर्यावरण को स्वच्छ
किस तरह से आप घर से जो कूड़ा है उसका निष्पादन किस तरह से किया जा सकता है, और आपका निष्पादित किया हुआ कूड़ा हमारे लिए कितना उपयोग हो सकता है, आपको उससे ऊर्जा ईंधन बन सकती है। तो ये बिल्कुल जागरूक एक बार कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम इसको जागरूक कर भी रहे हैं, टाइम टू टाइम कर भी रहे हैं, और काफी करते भी रहेंगे इसको जागरूकता इसमें। जी। यदि हम स्वच्छता को लेकर अपने स्वास्थ्य के लिए एक महत्वता की बात करें, तो आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या महत्व रहता है इसका? अब यदि आपके आसपास स्वच्छता नहीं रहेगी, आप बीमारियों को न्योता देंगे। जी। सिंपल सी चीज है, यदि आप अपने नाखून अपने शरीर का स्वच्छ नहीं रख पाएंगे अगर, तो आप स्वस्थ शरीर नहीं रख पाएंगे। स्वस्थ शरीर नहीं होगा, स्वस्थ आचरण नहीं होगा, स्वस्थ आचरण नहीं होगा तो आपकी जो विचारधारा है वो स्वस्थ नहीं रहेगी, और एक स्वस्थ देश की निर्माण नहीं हो पाएगा। अब बीमारियों की बात करें तो यदि आपके नाखून गंदे हैं, बड़े हैं, तो आप उन्हीं हाथों से आप खाना खा रहे हैं, तो वो आप उस बीमारी को न्योता दे रहे हैं। यदि आप अपना कूड़ा कचरा अपने घर के बाहर रखेंगे, जैविक अजैविक कचरा साफ बाहर रखेंगे, तो उसमें आपको मक्खियां लगेंगी, मच्छर लगेंगे, मच्छर होंगे, डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, मक्खी हाउसफ्लाई जो होगी वो होगी, तो हैजा और जॉन्डिस डायरिया जैसे केसेस को बढ़ावा मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो ही हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। जी, हमने ठोस कूड़े की तो बात की कि जिस तरह से कूड़ा कचरा रहता है। यदि हम पानी की बात करें, पानी भी दूषित होता है, घरों से निकलने वाला पानी है, ऑफिसेस का है, अलग अलग जगह से जो है पानी भी दूषित होता रहता है। इस पानी का निपटारा, इसे किस तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है और पुनः इसका उपयोग किया जा सके? जो आपके घरों से जो पानी निकलता है, रसोई से हो गया या आपके बाथरूम से हो गया, जिसको हम ग्रे वाटर कहते हैं, जी। और जो वो हमारा सीवरेज में जो यहाँ पे जाता है, और हर जगह जहाँ सीवरेज का एंड होता है वहाँ पे एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जहाँ पे उस सारे पानी को इकट्ठा करके उसको काफी दिन तक स्टेगनेट किया जाता है, ताकि उसमें से जो हार्ड मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद उसमें काफी और भी प्रयत्नों से उस पानी को साफ किया जाता है और उसको फिर आपके नदी नालों में बहा दिया जाता है। लेकिन वो जो पानी हम बहाते हैं वो बिल्कुल बीमारी मुक्त या फिर बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है वो। अब यदि हम भारत की ना बात करके बाहर के देशों की बात करें, तो बाहर के देशों में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो इतने विकसित हैं कि वहां से जो आपके घरों और नालों का जो पानी है, आपके रसोई घर से जो पानी इकट्ठा हो रहा है, वो उसको इतना ट्रीट करते हैं, इतना उसको साफ कर देते हैं कि वो वहां पे पीने लायक हो जाता है। तो ये हम इस दिशा में काफी अग्रसर हुए हैं, हम काफी इसमें किया भी है, और जैसे मैंने बताया आपको हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, तो इस तरह से इनका हम निपटारा करते हैं। जो हम नदी नालों से जो पानी हमारे घर तक आ रहा है, हम उसे पी रहे हैं, हमें अपने उसके दिनचर्या में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पानी हम प्रकृति को वापस दे रहे हैं, लेकिन उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके वापस कर रहे हैं। जी, आपके जो ये सभी कार्य हैं, इसके स्थानीय निगरानी किस तरह से रखी जाती है? जो सभी जो हमारे कार्य हैं, इसमें नागरिकों की भी खुद निगरानी रहती है। बाकी हमारे काफी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की निगरानी के तहत ही ये सारा कार्यक्रम होता है। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो निगरानी के लिए सबसे पहले नागरिक ही है जो इसकी निगरानी करेगा। और बात वही आ गई, जितना नागरिक जो है जागरूक रहेगा, उतना उसको पता होगा, उतनी ही वो निगरानी करेगा। और जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आप एक मूल मंत्र देना चाहें स्वस्थ रहने का स्वच्छता के माध्यम से, तो वो क्या रहेगा? मूल मंत्र इसमें यही है, यदि आप एक स्वच्छ, एक पॉजिटिव राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ही जरूरी है। और स्वास्थ्य का ध्यान आप तभी रख सकते हैं जब आप आंतरिक और पर्यावरण की स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखेंगे। अपने आंतरिक स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता रखेंगे, तभी आप जो है एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा सकता है। और एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जाएगा, तभी हम एक स्वच्छ और स्वस्थ देश का निर्माण कर पाएंगे। जी, और आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से वो अपना सहयोग दें और इस कार्य को और आगे बढ़ाएं? दर्शकों से यही अपील रहेगी कि कूड़े को
ही उसका ढंग से निवारण किया जाए तो हम काफी हद तक अपने पर्यावरण और अपने आप को स्वच्छ रख सकेंगे। डॉक्टर चेतन, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सभी स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें, यही कामना है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।